नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन लर्निंग में। मैं हूं संदीप प्रसाद नौटियाल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में कि लॉ के कितने टाइप्स होते हैं इंडियन लीगल सिस्टम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टाइप्स ऑफ लॉ पे। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू मैंने दिया हुआ है। ये ओवरऑल व्यू हमें बताता है कि लॉ जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक सब्सटेंटिव में और एक प्रोसीजर में। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सिविल में और एक क्रिमिनल में। ये सिविल और क्रिमिनल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन पिनल कोड, डाउरी प्रोहिबिशन, आर्म्स एक्ट। ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे लॉ के। उसी तरह से लॉ प्रोसीजर लॉ की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर लॉ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिवाइड होता है। सिविल लॉ की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशंस एक्ट। और क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे चल के हम वीडियोस में जो है इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंडर मैटर लिखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो लॉ केवल वही बना सकता है जो एक स्वतंत्र देश होता है, जो कि एक आज़ाद देश होता है, वही जो है लॉ बना सकता है। कोई भी गुलाम कंट्री अपना लॉ नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज़ाद देश है उसकी सॉवरिंग पावर क्या हुई, वहाँ का कानून। वहाँ का जो सबसे सुप्रीम पावर होगी वो वहाँ का कानून होगा। उस कानून को बनाने के लिए, उस कानून को एप्लीकेबल करने के लिए भी दूसरे कानूनों की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में हमारे पास सबसे सुप्रीम जो लॉ है वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा लॉ है जिसकी छत्र छाया में बाकी सारे लॉ जो हैं वो बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाऊं आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 के तहत ही हम जो है हमारे नए कानून का निर्माण करते हैं। अब नए कानून का निर्माण होता क्यों है? नए कानून का निर्माण इसलिए होता है ताकि वो अपने सोसाइटी को और उसमें रहने वाले लोगों को कंट्रोल कर सके, उनको ये बता सके कि उनको किस तरीके से पर्टिकुलर सोसाइटी में रहना है। उसी तरीके से वही लॉ जो है हमें ये बताता है कि उन सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी और उनका रिलेशनशिप कैसा होगा स्टेट के और कंट्री के प्रति और या फिर आपस में रहने वाले लोगों के प्रति। अब जब कोई लॉ उनको राइट्स और उनके ड्यूटीज बता देगा तो जाहिर सी बात है कि उनके राइट्स और उनके ड्यूटीज को कोई ना कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल वायलेट करेगा ही करेगा। उस वायलेशन के खिलाफ उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी क्या रेमेडीज हैं, तो वो भी जो है लॉज में डिफाइन होती हैं। वही लॉ हमको ये बताता है कि अगर हमारा पर्टिकुलर राइट वायलेट होता है तो हमको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया का मैप है। हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के आसाम तक हमें दिखाई देता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। ये सारे के सारे हमारे इंडिविजुअल स्टेट्स हैं। इन इंडिविजुअल स्टेट्स की अपने अपने इंडिविजुअल कोई कानून बनाए हुए हैं जो कि एप्लीकेबल इसी स्टेट में होते हैं, बाकी किसी अदर स्टेट में नहीं होते हैं। ऐसे ही टोटल फ्रेंड्स हमारे पास 1200 लॉज हैं जो कि पूरी इंडिया में लागू हैं, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम का पार्ट है। उन्हीं लॉ को जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब्सटेंटिव लॉ में और प्रोसीजर लॉ में। अगर हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो सब्सटेंटिव लॉ जो है कानून यानी कि संविधान के अंतर्गत पारित किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ में जो है वो सब्जेक्ट मैटर डील करता है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि उस पर्टिकुलर लॉ में या वो पर्टिकुलर लॉ किस चीज से या किस क्राइम से या किस ऑफेंस से जो है डील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं
उससे अगर कोई सब लॉ जो है डील करता है तो उसे सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ कहते हैं। अगर कोई लॉ किसी की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डील करता है तो उसको सब्सटेंटिव सिविल लॉ कहते हैं। अब बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताता है किसी सिटीजन्स की या किसी इंडिविजुअल की कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ ये भी बताता है कि पर्टिकुलर अगर कोई क्राइम कमिट कर देता है तो उस क्राइम को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उस केस को कैसे हैंडल किया जाएगा और उसकी पनिशमेंट जो है वो कैसे डिस्क्राइब की जाएगी। अब आपके कई सारे लोग जो हैं ये सवाल पूछ रहे होंगे कि हमने तो ये भी देखा है कि पब्लिक लॉ भी होते हैं, प्राइवेट लॉ भी होते हैं, तो ये प्राइवेट और जो पब्लिक लॉ हैं ये दरअसल जो है सब्सटेंटिव लॉ के ही पार्ट्स हैं। पब्लिक उसी तरीके से अब बात करते हैं सब्सटेंटिव सिविल लॉ की। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सिविल लॉ यानी कि जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं उसमें डील करता है। सिविल ऑफेंसेस यानी कि जो मतभेद होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में। अब ये मतभेद जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या ये उनके काम करने में जो तरीके हैं, मतभेद हैं, उतार ऊपर नीचे जो उनके बीच में जो मतभेद हुआ है उसमें डील करता है, या कंपनीज के बीच में, या दो कंपनीज ने जो आपस में डील करी है अगर उसमें कुछ उनको दुविधा होती है तो वो मैटर जो है वो सिविल केस कहलाया जाता है और वो जो है सिविल कोर्ट में डिस्कस होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है जो सब्सटेंटिव लॉ जो है, सब्सटेंटिव सिविल लॉ जो है वो डील करता है इस चीज में कि वाकई में जो मतभेद है वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो मतभेद हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन जो है सब्सटेंटिव लॉ के तहत उसको मिलेगा ही मिलेगा। जितना भी उनका लॉस हुआ है, जो उनको हानि हुई है, वो सब्सटेंटिव सिविल लॉ के तहत उनको जो है दूसरी पार्टी को देना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ये है कि सब्सटेंटिव सिविल लॉ का जो है उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है इन कंपैरिजन टू सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के तहत। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा जाए तो हमारे पास एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है वो दो पार्टीज के बीच में होता है कि वो कुछ चीज के ऊपर डील करते हैं, किसी काम को करने के लिए या किसी गुड्स को पहुंचाने के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में कुछ निर्धारित एक धनराशि होती है। अगर वो धनराशि उसको नहीं मिलती है या उस एग्रीमेंट का पालन नहीं होता है तो वो सारा का सारा मैटर जो है वो सिविल केस के रूप में तब्दील हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये हमें पता चलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में यह भी देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के जो स्टेप्स होंगे वो क्या क्या फॉलो होंगे, वो भी हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ की। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्राइम की बात करता हूं कि पर्टिकुलर एक क्राइम कमिट हुआ है तो वो क्राइम कहां पे डिफाइन होगा, वो क्राइम हमारा डिफाइन होगा इंडियन पिनल कोड में। अब उसकी इंडियन पिनल कोड में वो क्राइम तो डिफाइन हो गया, उसकी कोई पनिशमेंट भी होगी। तो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ जो है वो हमारा डील करता है क्रिमिनल ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट में, कि उसकी पनिशमेंट उस ऑफेंस के रिलेटेड कैसे दी जानी चाहिए, उसको कितने साल की सजा होनी चाहिए, सजा के साथ साथ उसको फाइन भी लगना चाहिए या नहीं, वो सारा का सारा हमारा जो है सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में डिफाइन होता है। बाय यूजिंग सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ जो हमारी कोर्ट है वो हमारा कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर विक्टिम जो है या एक्यूज जो है वो गिल्टी है भी या नहीं। अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसमें चार्जेस लगाए जाएंगे। किस तरीके से चार्जेस लगाए जाएंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ का जो प्लस पॉइंट ये है
वो ये है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोटेक्शन मिली जाती है। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ को एक तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ आर्टिकल्स देकर के प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आर्टिकल 22 की, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट किसी आदमी को गलत तरीके से या किसी अनजाने में उसको अरेस्ट कर लेता है तो उसको वहां पे 22 जो है उसको प्रोटेक्ट करके उसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 हमें ये बोलता है कि हमें जो है जीने का अधिकार है। अब हम उस जीने के अधिकार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है कोई ऑफेंस क्राइम नहीं कर सकते, हम क्राइम जो है कमिट नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल जो देखा जाए इंडियन पिनल कोड एक्ट, इंडियन पिनल कोड में हमारे बहुत सी जो है क्राइम्स के बारे में डिफाइन किया गया है कि रॉबरी क्या होती है, डकॉइटी क्या होती है, मर्डर क्या होता है, रेप क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। ये सारा का सारा हमारा जो है इंडियन पिनल कोड 1860 में डिफाइन किया है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इंडियन पिनल कोड 1860 अब पूरी तरीके से जो है वो चेंज हो चुका है। उसका नया नाम जो है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसको जो है 25 दिसंबर 2023 को जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी है। ये बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल गैजेट नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी नहीं आई है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर लॉ की तरफ। प्रोसीजर लॉ यानी कि जैसे नाम से ही पता चलता है प्रोसीजर, यानी कि किसी की प्रक्रिया क्या होगी वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने सब्जेक्टिव लॉ कहाँ पे पढ़ा था? सब्सटेंटिव, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। हमें उस सब्जेक्ट को अगर पारित करवाना है, हमें उस सब्जेक्ट के एंड में यानी कि अगर ऑफेंस के क्राइम की पनिशमेंट में पहुंचना है तो उसके लिए हमें जो है प्रोसीजर लॉ का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रोसीजर लॉ जो है ये एक टेक्निक देता है कि किस तरीके से जो है वो लॉ एप्लीकेबल किया जाएगा और उसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। प्रोसीजर लॉ जो है वो डिसाइड करता है कि ये सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है। अगर वो सिविल केस होगा तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, अगर वो क्रिमिनल केस है तो वो क्रिमिनल कोर्ट में उसकी ट्रायल और हियरिंग होगी। प्रोसीजर लॉ जो है वो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स कराने का एक तरीका है कि किस तरीके से सब्सटेंटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा इन द सोसाइटी। प्रोसीजर लॉ जो है, जो सिविल प्रोसीजर लॉ है वो डील्स करते हैं सीपीसी में, और प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ जो है वो डील्स करते हैं, उसका जो प्रोसीजर होता है वो निर्धारित होता है सीआरपीसी में। अगर हम बात करें प्रोसीजर सिविल लॉ की, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जो सिविल ऑफेंस होता है उसको कोर्ट में चलाने का जो तरीका होता है वो प्रोसीजर सिविल लॉ में हमें पता चलता है। देखिए, द गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर दैट कोर्ट एडहर्ड do when conducting civil trials are known as procedure civil law। जो सिविल कोर्ट जो है ट्रायल कंडक्ट कराने के लिए जिस लॉ का जो है यूज करती है उसको हम प्रोसीजर सिविल लॉ कहते हैं। प्रोसीजर सिविल लॉ जो है वो हमें बताता है कि सिविल केस कैसे जो है कोर्ट में पारित किया जाता है, उसकी स्टेटमेंट कैसे दी जाती है, उसमें किस तरीके से एप्लीकेशंस लिखी जाएंगी, उसका ऑर्डर किस तरीके से किया जाएगा, उसका टाइम फॉर्मेट क्या होगा, उसके ट्रायल किस तरीके से चले जाएंगे, उसका जजमेंट प्रोसेस कैसा होगा। ये सब का सब जो है हमें प्रोसीजर सिविल लॉ में देखने को मिलता है। प्रोसीजर सिविल लॉ जो है वो सब्सटेंटिव सिविल लॉ को एनफोर्स यानी कि एप्लीकेबल कराने का जो लॉ है वो हमें यहाँ पे प्रोसीजर सिविल लॉ में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
कि अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके किसी ने कोई धोखा कर दिया या उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो उसको उस हानि के लिए सिविल कोर्ट में जाकर के सिविल प्रोसीजर कोड का सहारा लेकर के उस पूरे मामले को चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ की। प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ यानी कि जो क्रिमिनल ऑफेंस का जो प्रोसीजर है वो हमें यहां पे देखने को मिलता है। प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ जो है वो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ को एप्लीकेबल करने वाला लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इंडियन पिनल कोड एक्ट में किसी ने मर्डर कर दिया तो उस मर्डर की जो पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट किस तरह दिलाई जाएगी वो हमारा प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ जो है निर्धारित करता है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ को कंडक्ट कराने के लिए इसमें हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेशन और एक होता है हमारा जो दूसरा प्रोसेस होता है वो हमारा होता है एडजुरी फेज। एडजुकेटरी फेज यानी कि न्यायिक चरण। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या उस केस का मैटर है, उसके फैक्ट क्या है, वो सर्कमस्टेंसेस क्या है और किस तरीके से सस्पेक्ट ने उसको कमिट किया है। ठीक है, ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है हमको बताता है। जो हमारा न्यायिक चरण यानी कि एडजुकेटरी जो फेज है हमारा, एडजुकेटरी फेज जो है वो हमारा कोर्ट में डिसाइड होता है कि वाकई में उसने वो क्राइम कमिट किया है या नहीं। वो सारा एविडेंसेस के बेस पे होता है और वो अगर प्रूफ हो जाता है कि हाँ इसने ये क्राइम कमिट किया है तो फिर उसको जो है पनिशमेंट दी जाती है। ये सारा का सारा हमारा जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो है निर्धारित किया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि अब बदल के हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब बात करते हैं हम इसकी पार्टीज के बारे में कि हमारे जो पार्टी यानी कि इंडिविजुअल जो हमारे इसमें क्लाइंट्स होते हैं या पार्टीज जिसको कहते हैं, कौन इसको लेकर के आता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सिविल केस में हमारे पास दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक होती है हमारे पास प्लेंटिफ और एक होता है हमारे पास डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो वाद दायर करता है या सूट करता है किसी दूसरे इंसान के प्रति कोर्ट में, या इसको यूं कह लीजिए प्लेंटिफ वो इंसान होता है जिसको कुछ हानि हुई होती है और वो हानि कौन कारित करता है, वो करता है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट खड़ा होता है कोर्ट में, जिसपे चार्जेस लगाए हुए जाते हैं प्लेंटिफ के द्वारा। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की। क्रिमिनल केस में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक होती है विक्टिम और एक होता है एक्यूज। हालांकि जो विक्टिम है ये अपना केस खुद प्रेजेंट नहीं करता, ये पेश करता है स्टेट या फिर वहां की गवर्नमेंट। और एक्यूज जो होता है वो पर्सन होता है जिसके ऊपर चार्जेस या ऑफेंसेस लगाए जाते हैं कि इसने वो क्राइम कमिट किया है। विक्टिम के जो एडवोकेट होते हैं जो उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। और एक्यूज के जो एडवोकेट होते हैं उसको डिफेंस काउंसिल या फिर डिफेंस अटॉर्नी बोलते हैं, जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके और इसको हमारे चैनल द डिवाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। थैंक यू।